हाँ जी, क्लास 11th के बच्चों, स्कूल का पेपर आ गया है और मैं आपके लिए फ़िज़िक्स लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार फ़िज़िक्स लेकर आया था, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ था, लेकिन नुकसान उन बच्चों को हुआ जिन्होंने मिस कर दिया था। तो इस बार बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपके 4 चैप्टर हैं, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। आइए हम इसको टच करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अटैक करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पहली चीज़ तो ये बताई गई है कि भैया देखिए, जो सेंटर ऑफ मास होता है, अ बॉडी हैव मेनी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, है ना। अच्छा, इस लेसन को यानी इस वीडियो को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो, टच हो। बट टू स्टडी इट्स मोशन वी इमेजिन, हम इमेजिन करते हैं उसके सारे मास को एक ही जगह पर, किसी एक जगह पर, उसे ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक का मतलब जिसकी बनावट चारों तरफ से मटेरियल डेंसिटी सब क्या हो, सेम, ठीक है ना। इसका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। मतलब क्या है, देखिए ये आपको स्क्वायर या प्लेट दिख रहा है, तो इसका जो मेन सेंटर होता है वो क्या होता है, ये बीचों बीच। तो यहीं पर इसका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, COM, सेंटर ऑफ मास। ये मान लीजिए कोई स्फेयर है, स्फेयर का ये सेंटर होता है, तो ये भी क्या है, कहाँ आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये कोई डिस्क टाइप का है, उसी टाइप का, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर यानी बीचों बीच आएगा। ये आपका ट्रायंगल है, तो इसका जो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा बीचों बीच, इस पॉइंट को मैं भूल गया क्या बोलते हैं। और ये सिलेंडर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये बीच में आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है। चलिए, ये पहली लाइन थी। दूसरी दूसरी लाइन जो सबसे ज़्यादा VIP लाइन है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑलवेज क्लोजर टू हैवियर मास, यानी जो मास ज़्यादा होगा उसके करीब होगा। आइए इस बात को भी हम चर्चा में लेते हैं। देखिए, ये 10 किलो का है, ये 10 किलो का है, टोटल दूरी है 20 मीटर। अब ये दोनों मास क्या हैं, एकदम इक्वल हैं। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एकदम बीचों बीच आएगा। इसका मतलब क्या है, इधर भी 10 मीटर आएगा और इधर भी क्या आएगा, 10 मीटर आएगा, क्योंकि दोनों मास क्या हैं, सेम है। लेकिन अब बताइए, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी दिखाऊंगा, जो बिना सॉल्व किए ही आपसे ऑप्शन में एक नंबर आपको दे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, एक 1 kg का है, एक 10 kg का है। अब सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं आएगा सर, किधर आएगा, अभी आपको बताया गया जिधर मास ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये बीच वाली दूरी है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। सर यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के, भारी वाले के करीब आता है, भारी वाले के करीब आता है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास 10 वाले के करीब होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यहाँ एक पार्टिकल नहीं है, कई सारे पार्टिकल हैं। अब ये ओरिजिन आपको पता ही होगा, ये जाहिर सी बात है। देखो, एक मास यहाँ पे रखा है, XY कोऑर्डिनेट आपको पता है, मास दूसरा है X और Y कोऑर्डिनेट, मास 3 है X और Y कोऑर्डिनेट, सभी के X और Y कोऑर्डिनेट हैं। और सब के सब कहाँ से हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ। सारे के सारे कहाँ से हैं भैया, सारे के सारे ओरिजिन से हैं। कहाँ से हैं, सारे के सारे ओरिजिन। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मास ये है ना, और एक मास ये है, ये सारे ओरिजिन से हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। जैसे मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से आंसर आने वाले हैं। चलिए, अच्छा फार्मूला याद होगा, अगर x का निकालना है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और नीचे टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। y का निकालना है तो y की वैल्यू रखेंगे। चलिए, आइए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीका आप ध्यान दीजिए करिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप हमेशा जो है x और y लिख लिया करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सबका, देखो जो पहले होता है वो x और जो बाद में होता है वो y। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूँ x सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से देखिएगा, मास 1 है ना। सबसे पहले देखो, मान लो ये मैं 1 kg को लेता हूँ, ऐसे ही मान लो ना। चलो, जिस किसी को ऐसे मान लो, ये 1 वाला है, और ये 2 kg वाला ये 2 वाला है ना, नंबर 2, और ये 3 kg वाला नंबर 3। इसी को सीख लेना, कभी गलती आपसे नहीं होगी। सबसे पहले मैंने लिया मास 1, तो मैंने लिया 1। अब बताओ 1 में x की दूरी कितना है, सर 1 में x की दूरी 1 है, तो 1 × 1 प्लस y, वही नहीं लेना है 2 वाला। सर 2 में जो है ना ये x होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस, सर 3 वाले में मास लिया 3, 0 दूरी कितनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 हो जाएगा। और नीचे क्या कर देंगे, सभी मासेस को ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 + 3, और ये आ जाएगा आपका, आराम से सॉल्व करिएगा, 5/6। एकदम ऐसे ही आसान तरीके से आता है।
उसके बाद हमने निकाला सर वाई सेंटर ऑफ मास। फिर से सर मैंने मास लिया 1 kg, इसकी वाई में दूरी कितना है, तो वाई में दूरी है 0, तो लिख दिया सर 0। बस इतना ही आसान है, यही गड़बड़ी खाली होती है लिखने में। उसके बाद सर 2 kg वाले की, सर 2 kg वाले का दिया है वाई 3 हो गया। सर 3 kg वाले का, 3 kg वाले का दिया हुआ है 3, तो लिख दिया। बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद सारे मास से डिवाइड कर दिया। मास अभी आपको दिखा था 6, कितना दिखा हुआ है 6, ये कितना हो गया 9 6 15, तो 15/6 और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2। जेड है नहीं, अगर जेड है नहीं तो आपको लिखना नहीं। अब एक और तरीका बता देता हूँ, जब जेड यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, अब जेड दिया ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0, पहली बात। अब लिखने का तरीका क्या है सर, अब तो लिखने का तरीका देखना, जब आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ मास पूरे का, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले एक्स वाला सर लिख दिया 5/6, उसके बाद कामा लगा दिया कितने का 5/2, उसके बाद कामा लगा दिया 0। एक तो तरीका ये हो गया। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले आर सेंटर ऑफ मास, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी में आपसे पूछना चाहता है, किसमें वेक्टर क्वांटिटी में, तो आप लिखिएगा सर 5/6 होता है आई कैप, यानी आई में, और प्लस 5/2 जो आया है वो आया है जे कैप में। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सबसे फेमस क्वेश्चन माना जाता है, ये इसके सबसे फेमस क्वेश्चन, क्योंकि देखो ऐसे लिखा है इफ गिवन पार्टिकल, सबसे फेमस वैरायटी ये मानी जाती है। गिवन पार्टिकल आपको ट्रेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक्स और वाई का। अब सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करिए, ओरिजिन किसको मानेंगे सर, इसको मान लेते हैं ओरिजिन। क्या मान लेंगे इसको, ओरिजिन। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये सबसे कोने हैं, और अगर ओरिजिन मानेंगे तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 0,0। तो सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, सबकी लोकेशन लिख लेंगे। सर इसकी लोकेशन, भाई देखो इसकी ओरिजिन से दूरी कितना है L, और हाइट तो है नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर इस वाले का बताइए, तो हमने कहा यार ये वाला एकदम बीचों बीच है, देखो ध्यान से, ये वाला एकदम बीचों बीच है, देख लो ध्यान से, एकदम क्या है बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच। अब यहाँ पे इस वाले में बच्चे फंसते हैं, सबसे ज़्यादा इसी वाले में बच्चे फंसते हैं। सर इसकी दूरी कितना है, तो भैया एक तो दूरी मिल गई L/2, सर दूरी तो मिल गई L/2, हाइट कितना है। अब जिन बच्चों को याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद, याद कर लो, जब भी ट्रायंगल ऐसा हो हमेशा के लिए याद कर लो, √3L/2, यानी √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 हाइट होती है, √3/2 हाइट होती है। यानी जब इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, सर जो x है, x ये कितना आया है L/2, और जो हाइट आई है यानी y आया है वो √3L/2। बस जिसने ये लिख लिया उससे गलती नहीं होगी। चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं x सेंटर ऑफ मास। पहला क्या है सर, 0 है, मास कितना है m, और दूरी कितनी है सर 0 है, प्लस दूसरे सबका मास क्या है m, इसकी दूरी कितना है भैया L दूरी है, उसके बाद मास है 2m, और दूरी कितना है L/2, और सभी को हमने डिवाइड कर दिया टोटल मास। सर टोटल मास कितना है m+m+, 2m, यानी टोटल मास हो गया 4m। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा L/2। सॉल्व करिए आराम से। अब सर लगाइए वाई सेंटर ऑफ मास, तो मैंने लगाया वाई सेंटर ऑफ मास। ये वाई में ही दिक्कत होती है सर, पहले का तो 0 हो जाएगा, हाइट दी हुई नहीं है, दूसरे की भी हाइट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है m × 0 हो गया, प्लस बचा खाली क्या लास्ट वाला √3L/2, और मास कितना दिया हुआ है × 2m। अच्छा मैं सही से लिख देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो मास कितना लिख देता हूँ आराम तरीके से, सर 2m × √3L/2 है ना, और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। टोटल मास कितना है सर है 4m, तो इज इक्वल टू हो गया आपका √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L/4। तो ट्रायंगल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। अब ये आसान, देखो एक m1 है एक m2 है, हमने m1 को मान लिया कि भाई ओरिजिन है, टोटल डिस्टेंस है L, टोटल डिस्टेंस कितनी है L, अब मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कि भाई साहब m1 से x1 दूरी पे है, तो m2 से क्या हो जाएगा x2 दूरी पे हो जाएगा। बात समझ में आएगी ना। अब ये देखो एक तरीका होता है, वरना डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट क्या है, एक तरीका बताता हूँ डायरेक्ट। अगर आपको x1 से निकालना, ध्यान देना, अगर आपको x1 से निकालना है x1, तो मास क्या लेंगे इसका m2 का। ध्यान से फिर से बात समझ लो इस बात को, ये डेरिवेशन से आता है बट आसान तरीका बता रहा हूँ, हमेशा याद ही रखना, डेरिवेशन काम का नहीं आएगा। जब आप दूरी निकालेंगे m1 से, जहाँ से पूछा है
m1 से निकालेंगे, ठीक है ना, m1 से, तो मास किसका लेंगे, m2, और l क्या है, l का मतलब टोटल दूरी, l का मतलब टोटल दूरी। बात समझ में आ गई ना। ये फार्मूला देखो ध्यान से, l और m1 m2 ये दोनों देखो हाईलाइट कर देता हूँ, ये l, ये l, और ये दोनों में क्या है कॉमन, ये दोनों में क्या है भैया, एक बार सीख लो ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ये दोनों में देखो कॉमन है, ये दोनों में क्या है कॉमन। तो सर फ़र्क किस बात का है, फ़र्क इस बात का है, अगर आप x1 से निकाल रहे हो तो मास दूसरे वाले का रखोगे, x2 से निकाल रहे हो तो मास क्या रखोगे, दूसरे वाले का, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है। तो ये बोला जाता है, कई बार ये PYQ में आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। इनवर्स यानी अगर x1/x2 निकाला जाए तो वो m2/m1 आता है। चलिए आइए डायरेक्ट निकालते हैं एक बार, डायरेक्ट। अब आपसे पूछा गया ये 2 kg का है, 8 kg का है, चलो पहला लॉजिक लगाते हैं। सर पहला लॉजिक तो ये है, अगर ये 2 kg और 2 kg का होता तो कितना आंसर आता, 25 आता, बीचों बीच आता। चूंकि ये 8 kg वाला भारी है तो ये 8 kg वाले के पास जाएगा, 8 kg वाले के पास जाएगा। तो हम निकालते हैं किससे, 2 kg वाले से। हम मान रहे हैं, मैंने माना 2, अब कहाँ से निकाल रहे हैं ध्यान दो, मैं निकाल रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ से ना, मैं निकाल रहा हूँ, ये मैंने ले लिया x1, मैंने यहाँ मान लिया कि भाई साहब यहाँ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान दो x1 कहाँ से है, सर x1 जो है वो 2 kg वाले से है, तो मास भैया किसका रखेंगे, सर मास रखेंगे 8 kg का, मास किसका रखेंगे, 8 kg का रखेंगे। तो हमने यहाँ पे मास रखा 8 kg का, बाकी इंटू 50 यानी टोटल दूरी, और फार्मूले में नीचे क्या था, टोटल मास, टोटल मास कितना है सर, 10 है, कितना है 10, तो 10 पंजे 50 यानी ये 40 सेंटीमीटर आया। और हमने पहले ही बोला था कि भैया कहाँ आएगा। अच्छा एक और चीज़ सर, एक और चीज़, अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, सुनो डायरेक्ट, अगर 2 kg वाले से 40 आया तो 8 kg से, अब देखो 8 kg से कितना आ जाएगा भाई, जाहिर सी बात है 50 - 40 यानी 10। आओ देख लेते हैं क्या सच में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम 8 kg वाले से निकालेंगे तो किसका मास रखेंगे सर, 2 वाले का मास दूसरे वाले का रखते हैं। टोटल दूरी कितना है सर, 50 है, टोटल मास कितना है सर, 10 है, तो कितना हो जाएगा, देखो 10 आ रहा है। कितने आसान तरीके से हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा APMT या ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ये है आपको दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, अब इसमें मास नहीं दिया है ना, तब आपको थोड़ा सा क्या यूज़ करना है। अच्छा कहाँ से निकालना है, इस बार आपको निकालना है ऑक्सीजन से, बट सर मास तो दिया ही नहीं है। तो जब मास नहीं दिया है, याद करो कार्बन का होता है 12 AMU, 12, ऑक्सीजन का होता है सर 16 AMU। तो कहाँ से निकालना है सर, ऑक्सीजन से निकालना है, कहाँ से निकालना है, ऑक्सीजन। अच्छा वैसे ही बताओ कि भैया किसके पास आएगा, सर पास तो आना चाहिए किसके, अगर देखा जाए ध्यान से तो पास तो आना चाहिए ऑक्सीजन के। तो मैंने कहा अगर ऑक्सीजन से निकालना है तो भैया दूरी किसकी लेंगे, सर मास किसका लेंगे, अगर ऑक्सीजन से निकालना है तो मास लेंगे कार्बन का, और टोटल दूरी कितना 1.2, टोटल मास कितना 16 + 12 यानी 28। तो ये अप्रॉक्स जो आपका आ रहा है 0.51 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, अभी तो हम छोटों की बात कर रहे थे, अब बड़े। तो देखो हमने ओरिजिन माना, इसका मास m है, पूरी लेंथ l है, तो अभी हमने आपको बताया था इसके बीचों बीच आता है, कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, बीचों बीच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि भैया इसके बीचों बीच आ रहा है, यानी ये अपना सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो स्टार लगा ये अपना सारा मास, अब ध्यान देना, हम सारा का सारा मास कहाँ मान लेते हैं, यहाँ, और यहाँ मान के सॉल्व करते हैं। अब बताओ यहाँ से यानी ओरिजिन से कितनी दूरी हो जाएगी, सर ओरिजिन से दूरी हो जाएगी L/2। तो आज के बाद याद रखना, जब भी रॉड की बात करेगा तो आपको यही दिमाग में लेकर आना है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब ये सभी का मास दिया हुआ है, आपको इससे सीख जाएंगे क्वेश्चन से। सभी का मास m दिया है और लेंथ क्या दी हुई है l, इसका भी मास क्या दिया हुआ है सर m, और लेंथ क्या दी हुई है l दी हुई है। चलो सबसे पहले बताओ इनका कहाँ आएगा, सर अगर हम इसको 0,0 मानते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन मानेंगे 0,0 मानेंगे, इसका आएगा यहाँ पे यानी बीचों बीच, इसका आएगा यहाँ पे यानी बीचों बीच आएगा। बात समझ में आ गई, बीचों बीच आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं निकाल के एक्स सेंटर ऑफ मास। तो मैं एक काम करता हूँ, वेट, और देखो ध्यान से, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, और हम डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं जल्दी से।
डॉट 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 डॉट, ठीक, ओके। चलिए अब बताता हूँ आपको सर, ये 0,1 से सीख जाओगे, बहुत आसान। 0,0, अब 1 का बीचों बीच कहाँ आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है। अब बताओ ये जो टोटल मास हमारा m है कितनी दूरी पे है सर, वो आधे पे है यानी L/2 पे है। हाइट कितना है सर, हाइट तो क्या है 0 है। उसके बाद दूसरा आएगा, देखो यहाँ पे ना, एकदम यहाँ पे इसका मास m है सर, इसका x एक्सिस पे कितना है, तो ये x तो 0 है, लेकिन हाइट कितनी है सर L/2। अब निकाल लो भाई, क्या निकालना था सर, एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास जैसे ही हमने निकाला तो आया पहले का मास, देखो m, उसकी एक्स वाली दूरी कितना है L/2 सर, दूसरे का मास भी कितना है m, लेकिन उसकी दूरी कितना है सर 0, और टोटल मास कितना आ जाएगा, टोटल मास 2m। तो कितना आ गया, ये m तो m रहा, m से कैंसिल हो गया, m से m आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा l, नीचे क्या बचेगा 2 2 4 यानी L/4। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर आपसे पूछे सर y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, तो अगर y सेंटर ऑफ मास मिल रहा है तो पहले मास रखेंगे m, दूरी कितनी है सर, पहले वाले का y 0, दूसरे वाले में जो y है वो है L/2, फिर से वही टोटल जो मास है वो टोटल मास आपका आ जाएगा 2m, यानी ये भी कितना आएगा सर L/4 आ रहा है। तो इतने ही आसान तरीके से बस आपको वही L/2 और L/2 का ध्यान देना है। चलो अगला एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन मैं सोचता हूँ चलो करवा ही देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलो ये आपको दिया हुआ है 2L, है ना, 2L दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है L, ये आपका मिड पॉइंट। अच्छा ओरिजिन हम कहाँ मान रहे हैं सर, 0,0 यानी ओरिजिन हम यहाँ मान रहे हैं, पहली बात। अब एक चीज़ का ध्यान, यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, पहली बात तो ये है क्या सर, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया। अच्छा एक और चीज़ है, ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है ये पूरा, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, पहली बात, ठीक। अब मास नहीं दिया सबसे पहला। अब मानो सर अगर L लेंथ है उसका मास m मानेंगे, 2L लेंथ का मास कितना हो जाएगा सर, 2m हो जाएगा, पहली बात, कॉमन सेंस की बात है। अब खुद ओरिजिन वाला स्ट्रक्चर देख लो, देखो ये ऐसे ही है, तकरीबन ये ऐसे ही है, तो मैं इस पर भी डॉट 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 कर दे देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ओके, डॉट 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 हो गया पूरा। अब सर ये जो ए वाला पॉइंट है यानी ये क्या है 0,0, पहली बात तो ये है। अब एक मास यहाँ है बीचों बीच, भाई एल था तो ये बीचों बीच आएगा, यानी एक जो मास है वो m L/2 पे है और हाइट कितनी है 0। अब एक मास जस्ट इसके ऊपर, ध्यान से देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर रहेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, है ना। बस फर्क क्या है सर, यहाँ 2m है, कितना है 2m है, L/2 क्या है उसकी एक्स एक्सिस है, और ये हाइट कितनी है L है। अब इसका फाइंड आउट करो। अब जैसे ही इसका फाइंड आउट करेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, और जैसे ही एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने फाइंड आउट किया, पहले का आपने लिखा m L/2, दूसरे का आपने लिखा प्लस 2m L/2, पहली बात, ठीक। और टोटल मास कितना है सर, टोटल मास जो हो जाएगा 2m + m यानी 3m हो जाएगा, और ये सॉल्व कर लो आपका आएगा L/2, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जा रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको सॉल्व करना है वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, आंसर आपका आएगा 2L/3, ठीक। चलिए अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, उस पर ध्यान से देखते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, अगर कोई L है, L लेंथ है, समझना ध्यान से इस बात को, अगर कोई L लेंथ है उसका मास हमने क्या माना m, 2L लेंथ वाले का 2m, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि भाई डबल कर देंगे तो मास डबल हो जाएगा। अब आते हैं डिस्क में जो 2D ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एरिया से बात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई डिस्क है, ठीक, इसका एरिया होता है πr², यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक। तो मैंने माना कि इसका मास क्या है, m है, मैंने मान लिया इसका मास m है, तो अगर रेडियस को हाफ कर दोगे तो πr²/4, यानी मास भी क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम। अच्छा अब क्या होता है, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। मैं ये कहता हूँ देखो भैया, r से r/2 हो गए हैं, r से r/2, तो मास क्या होगा 4 गुना कम, मास क्या होगा 4 गुना कम,
पहली बात तो ये हो गया। अच्छा, ये अब थोड़ा भारी लग रहा होगा कि सर ये 4 गुना कम है m/4। अब मैंने क्या जुगाड़ निकाला, देखो ध्यान से सभी लोग। मैंने ये कहा कि देखो, अगर मैंने इसको मान लिया m, लेट माना, अगर मैंने इसको m मान लिया तो ये 4 गुना कम था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? अगर जिसने समझ लिया उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आसानी बहुत ज़्यादा। तो अगर मैंने इसको m माना, देखो m/4, भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, तो इससे क्या होगा ना, हमें एलसीएम लेने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो मैंने अगर इसको m मान लिया कम वाले को, ये 4 गुना कम था, तो ये क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्फेयर दिया जाए जो कि 3D होता है, तो इसमें वॉल्यूम से बात की जाती है। किससे? वॉल्यूम, जो कि r³ होता है। तो अगर एक का मास m है और दूसरा r/2 है, तो क्या हो जाएगा, मास m/8 हो जाएगा। फिर वही तरीका कि सर अगर हम इसको मानते हैं m, अगर अब मेरा वाला तरीका, अगर हम मानते हैं सर इसको m, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8m। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, पहले इसको देख लो, सेंटर ऑफ मास ट्रंकेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा वीआईपी टॉपिक होता है हमेशा, है ना, कई जगह आता है। पहली चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेट। जैसे एग्जांपल, ये 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमने 2 kg कट कर दिया है, 2 kg क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक, अब सभी को पता है यार, हर बच्चा, छोटा बच्चा भी कर लेगा कि सर इसमें से 8 किलो बचा है। कितना बचा है, 8 बचा है। लेकिन 8 लिखने का क्या तरीका है, 8 लिखने का तरीका ये है कि देखो सभी बच्चे को पता है सर हमको कि 8 kg है, तो 8 kg का तरीका क्या है सर, 10 - 2, ये तो हो गया, है ना। अब लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 10 प्लस, अरे सर प्लस क्यों लगाया, -2 kg, क्योंकि जो वो निकल गया है माइनस, तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। आंसर क्या आएगा, वही आएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ सीख लो फ़ायदा क्या है। अब सिखाता हूँ आपको फ़ायदा। सर हम चूंकि मास निकालोगे ना, वरना ऐसे बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसे आसान है, कैसे आसान है, देखो सर ये जो कट किया हुआ है r/2, अभी आपने बताया कि सर जो r/2 का मास होगा, r/2 का जो मास होगा, हमने इसका मास मान लिया m, हमने इसका मास कितना माना, m, बिल्कुल सर m माना। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसके पूरे का मास हो जाएगा 4m, 4m। अब 4m में से हमने m निकाल दिया है, 4m में से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बचा। अब खुद लिखो, बचा मास, तो मैंने लिखा 4m प्लस -m प्लस -m। देखो कहानी, तब भी कितना आएगा सर, आ जाएगा आपका 3m, और ये हमको पहले से पता था। आओ इसमें सर r/2 कट कर दिया गया, तो मैंने फिर से सर इसका मास हमने माना m, तो अगर इसका मास तुम मानोगे m, चूंकि ये स्फेयर है, तो ये हो जाएगा 8m। तो बचा कितना सर, जो बचा मास है, फिर से वही तरीका जो आपने अभी बताया, बचा 8m प्लस -m, और -m का मतलब ये हो जाएगा 7m। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक, पहला इसने कहा एक डिस्क है, रेडियस r है, r/2 कट कर दिया गया है। कितना कट कर दिया गया भैया, r/2 को कट कर दिया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है रिमेनिंग पोर्शन का, कितना, रिमेनिंग पोर्शन का। अब इसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 आता है कहाँ से, तो मैंने कहा भैया C1 से। कहाँ से, C1 से, है ना, सेंटर नंबर 1 से। तो आइए, मैंने लिखा है 2 मास हैं सर, अब कैसे लिखें, तो मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने इसका मास कितना माना, m, मैंने इसका मास कितना माना सर, m, तो इस पूरे का मास कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, 4m हो जाएगा। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि सर एक तो क्या है, 4m है, ठीक, प्लस एक कितना है सर, -m है, यानी जो कट वाला पार्ट है। सबसे पहले C1 से इनकी दूरी लिखो, सबसे पहले C1 से क्या लिखो, इनकी दूरी, इनकी क्या लिखोगे, दूरी। तो 4m, अब देखो ध्यान से, C1 से, तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ आराम से, देखो ध्यान से, ठीक, 2 चीज़ें बनाता हूँ। पहला कि सर ये आपका है C1 और ये आपका है C2, इनके बीच में दूरी है क्या, r/2, है ना। अब एक और चीज़, अभी इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था, किस वाले चीज़ का, आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया गया था कि जो सेंटर ऑफ मास कहाँ मानते हैं। तो सर ये जो C1 है, पूरा का पूरा जो 4m है वो कहाँ पे है, C1 पे है। पूरा का पूरा जो आपका m है वो कहाँ है,
ये आपको सिखाया गया था अभी कि उसके सेंटर पे होता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। पहली बात, अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ, मुझे मत बताओ, मतलब खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि यार जो 4m की दूरी है वो कितनी है। सर वो दूरी 0 है। वो कितनी है सर, वो कामा 0 कामा 0। तो आप अच्छा वाई एक्सिस की बात हो नहीं रही है तो हम खाली लिखते हैं 0, है ना, खाली क्या लिखते हैं 0। क्यों सर, वही तो ओरिजिन है। कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हो सर, हम C1 से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस 0। सर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। तो बस फाइंड आउट कर लो। सर क्या हो गया, x सेंटर ऑफ मास, वही m1 x1 m2 x2। आइए फाइंड आउट करते हैं। m1 यानी 4m, दूरी कितना है सर, दूरी है 0, प्लस बताओ प्लस सर r/ मास कितना है m, दूरी कितनी है सर r/2, दूरी कितनी है r/2। ओके, दूरी कितनी है r/2। उसके बाद सर कहाँ से करना है, 4m प्लस 4m प्लस -m, कितना -m, है ना। चलो अच्छा, एक चीज़ और गलती हुई है, अब मिस्टेक हुई है, यहाँ -m रहेगा, कितना रहेगा -m। ये गलती हो गई थी मुझसे, तो आप भी ध्यान देना, ये दोनों पे ध्यान देना। तो आंसर निकालिए कितना आएगा सर, पहला तो 0 आ जाएगा, दूसरा देखो बता रहा हूँ -m r/2, नीचे आ जाएगा 3m, m से m क्या हो गया रवाना, तो ये कितना आ गया सर -r/6। अब कोई कहेगा सर ये डिस्टेंस माइनस में क्यों आ रही है, भाई माइनस में ही आनी चाहिए थी, माइनस में ही आनी चाहिए थी। क्यों सर, हमें पहले ही बताया है कि सेंटर ऑफ मास हैवियर वाले के पास जाएगा। बताओ हैवी कहाँ है सर, हैवी जो है देखो इधर का पोर्शन, ये जो हो देखो, ये जो कट होके, ये तो कट होके निकल गया ना पूरा। अब ये अगर कट होके निकल गया तो पूरा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा सर, पूरा शिफ्ट इधर होगा। और अगर बाईं तरफ शिफ्ट होगा, ओरिजिन से बाएं, ओरिजिन से बाएं, ओरिजिन से बाएं तो माइनस ही होता है भाई, ओरिजिन से बाएं तो माइनस होता है। सर आपने बताया था एक और बताइए। आइए, कई बार ऐसा होता है, दोनों सिखा देता हूँ, दो तीन तरीके होते हैं यार, 2-3। कई बार ऐसा होता है, इधर रहेगा, ओके। कई बार ऐसा होता है कि वो कहाँ से पूछ लेता है, C2 से। कहाँ से सर, वो C2 से पूछ लेगा, C2 से। इसका मतलब क्या है, इस बार ओरिजिन C2 है। ओरिजिन क्या है सर, ओरिजिन C2 है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो 4m है, 4m प्लस -m, इसका तो हो गया 0, इसका तो हो गया 0, 4m का हो जाएगा -r/2। कितना हो जाएगा -r/2। सर ये माइनस क्यों आ गया, बताता हूँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हम बाएं, ओरिजिन से बाएं देख रहे हैं। देखो C2 से बाएं है ना C1, ध्यान से देखो, C2 को ओरिजिन माना है आपने, तो C2 हो गया 0, C2 हो गया क्या 0। आप बाएं जा रहे हो ना, तो बाईं, ओरिजिन से बाएं क्या होता है, माइनस होता है, तो -r/2। आओ निकालते हैं। अब जैसे ही निकाला x सेंटर ऑफ मास, क्या निकाला x सेंटर ऑफ मास, तो देखो लिखा 4m, इसकी दूरी सर -r/2, बिल्कुल -r/2, प्लस सर -m इंटू 0, और नीचे क्या रहेगा, अभी आपको बताया टोटल 4m प्लस 3, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3m। सॉल्व करोगे तो आपको आएगा -2r/3। सर माइनस आना भी चाहिए था, अभी आपने बताया क्यों माइनस आना चाहिए था, इसलिए कि बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बाईं तरफ, तो ओरिजिन से बाएं तो माइनस होता है। एक तरीका तो ये हो गया। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर आपने इतना झंझट किया, आइए एक और झंझट कर लेते हैं, और करके चलो। अब मैंने मान लिया ओरिजिनल, फाइनल ना, फाइनल हो गया। ये है सेंटर ऑफ मास, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, ठीक। पहली बात मैंने कह दिया भाई ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा दूसरा, ये आपका क्या है C1 और ये आपका क्या है C2। अब ध्यान से देखना दोनों की दूरी, दोनों की दूरी ध्यान से देखिएगा। पहली दूरी सर, दूरी पहली वाली जो आई है C1 से आई है r/6। अब नहीं लिख रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन शो कर दी है। और ये जो दूरी आई है C2 से, देखो C2 से जो दूरी आई है, ये आई है 2r/3। कितना आई है 2r/3। तो एक और तरीका क्या हो सकता था सर, एक काम करें, एक काम करिए, देखिए अगर आपको C1 वाला पता था, अगर आपको C1 वाला पता था, तो C1 में अगर आप क्या जोड़ देते। अब ध्यान से देखो, अगर मैं C1 में अगर ये दूरी कितनी है सर, ये दूरी है कितना r/2,
तो अगर मैं r/6 में, ध्यान दो मैं सॉल्व खाली कर रहा हूँ, अगर मैं r/6 में r/2 को ऐड कर दूँ तो एलसीएम देखो, एलसीएम सर आएगा 6, यहाँ हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा 3r, यानी 4r/6 यानी 2r/3। देखो वैसे भी आंसर आ रहा है। तो कई तरीके हो सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। चलिए अगले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये इनका कहना ये है कि देखिए अभी आपने निकाला था आर सेंटर ऑफ मास यानी रेडियस या आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो आर वेक्टर लिया। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वही आर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गई ना। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सेम उसी पैटर्न पे आपको। हाँ बस फर्क क्या रहेगा कि सब में वेक्टर साइन लगाना है, प्लस को प्लस लेना है, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस। दूसरा कहना क्या था, देखिए अगर एफ एक्सटर्नल, सभी को पता होता है कि एम मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब मास तो जीरो होगा नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन दो जीरो होने के दो मतलब होते हैं सर, एक मतलब होता है कि वेलोसिटी ही जीरो है ना, अगर वो पहले से रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो होगी सेंटर ऑफ मास की, लेकिन अगर वो चल रहा है तो वेलोसिटी वही रहेगी, है ना। अच्छा एक और कैसे पता चलेगा कि आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो ऐसे लिखा होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो इससे पता चल जाता है। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते हैं, इसलिए हम इनकी बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा बनते नहीं हैं, फालतू में जो है वो झंझट लेने की ज़रूरत नहीं बनती है, ठीक। और आते भी हैं तो ठीक है, एक आध दो हो जाते हैं, लंबा टॉपिक। चलिए अब आते हैं हम अपने सबसे खतरनाक टॉपिक पे, जिसको पता होता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन मोशन जैसे ही शुरुआत होती है सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, रोटेशन मोशन को बाद में पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा जो पहले मेजर टॉपिक है हमारे वो हम कवर कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, या चलो पहले थोड़ा सा इसका टॉपिक पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा जो हमारे काम का है पहले जल्दी जल्दी में, है ना, वरना ताकि काम। पहले डिफिनीशन आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो डिफिनीशन सभी चीज़ हर चीज़ की याद होनी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन। अब एक बात का ध्यान देना है सभी को, एक बात का ध्यान देना, ध्यान किस बात का देना है भाई, ये इनर्शिया नहीं है, देखो ध्यान से, जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया वो चलने का अपोज करता है, इनर्शिया वो क्या करता है, चलने का अपोज करता है, चलने का अपोज। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वरना लोग घबरा जाएंगे। इनर्शिया चलने का अपोज करता है, और जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड ऑन मास। पहली बात किस पर डिपेंड करता है, मास पे, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रोटेशन का यानी घूमने का अपोज करता है। ये किसका अपोज करता है, घूमने का। तो पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरा, ये मास पे भी डिपेंड करता है, ध्यान देना, मोर मास पे भी डिपेंड करता है, और दूरी पर देखो, अवे दूरी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो ये मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास यानी कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसका फार्मूला होता है आई बराबर, जनरली बताता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो ये मास पे डिपेंड करता है, दूरी पे भी डिपेंड करता है, जबकि इनर्शिया का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। अब अगली डिफिनीशन आती है टॉर्क। किसकी डिफिनीशन आती है, टॉर्क। अभी फार्मूला आगे पढ़ने वाले हैं। टॉर्क जैसे फोर्स चलाने का काम करता है, ऐसे ही टॉर्क घुमाने का काम करता है। ध्यान देना, टर्निंग इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो ये फोर्स नहीं है, फोर्स जैसे आपने दरवाजे को ओपन किया तो दरवाज़ा आपने घुमाया है जबकि चलाया नहीं है, तो ना, तो ये लिखा है इट काज बॉडी टू स्टार्ट आर चेंज रोटेशन, जैसे फोर्स होता है। अब ये इस बात को ध्यान देना है, टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, ये सिर्फ घुमाने का काम करता है, डज नॉट काज ट्रांसलेशन, ये चलाने का काम नहीं करता। एग्जाम्पल दे दो, डोर का ओपन करना, हम जब डोर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो हम चलाते नहीं, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसी का एक और भाई है जिसे बोलते हैं कपल। तो कपल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अभी बना है ना, पेयर होता है इक्वल और अपोजिट फोर्स का। जैसे कोई आपने ड्रम रखा हुआ है, कोई भी, आप ऊपर से पुश करिए आगे की तरफ और उसके बॉटम से पुश करिए पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट प्रोड्यूस ओनली रोटेशन, यानी टार्क एंड कपल ओनली रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, लीनियर मोशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान देना है। एंगुलर मोमेंटम की डिफिनीशन कई बार अभी पूछी जा सकती है आपसे, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन
तो है ना क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन है ना ऑफ अ बॉडी, और इट इज़ गिवन बाई, कई सारे फार्मूले इसके होते हैं, है ना, इसके कई फार्मूले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला है वो होता है एंगुलर मोमेंटम का MVR। क्या होता है MVR? जैसे देखो MV क्या होता है, मोमेंटम, उसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो उसे क्या बोल दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम। अब किसी को अगर ये भी ध्यान नहीं है तो फिर आपको खतरा है। जैसे आपको 2-3 यहाँ एग्जांपल बता देता हूँ, अगर अच्छे से, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पे अभी फार्मूला लिखता हूँ कई सारी चीज़ों का, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे देखो, सभी को पता है कि V बराबर क्या होता है, R क्रॉस ओमेगा, कि ओमेगा आर, ओके, R/F, ओमेगा आर, ओके, भूल गए। अब देखो ध्यान से देखो, एक होता है वेट करो, ओके। तो पहली चीज़ था, अच्छा इसे एक और डिफिनीशन इसकी मैंने वही देख रहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज़ द तो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, और दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ अ रोटेशनल एनालॉग। दूसरा यहाँ पे डिफिनीशन लिख लीजिए, इट इज़, ध्यान से, इट इज़ रोटेशनल एनालॉग, ताकि अभी और अच्छे से बात क्लियर हो, पूरी बात। रोटेशनल एनालॉग है ना, उसके जैसा है ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहली बात तो ये है लीनियर मोमेंटम का, है ना। चलो अब यहाँ कई सारे एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए, है ना। एक फार्मूला मैं भूल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, वेट गाइस, एक मिनट। तो पहली चीज़ तो ये है कि यार कुछ चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2-3 फार्मूला आपने पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान हो, जैसे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ साइड में कई सारे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो ये होती है लीनियर वेलोसिटी और ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इसमें आप R से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपको निकालना है टॉर्क, तो क्या करते हैं, R को मल्टीप्लाई करते हैं किसके अंदर, फोर्स के अंदर। ऐसे ही अगर आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो आप R को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल मोमेंटम के अंदर। तो ये कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपके जहन में होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट। और जो ओमेगा का एक फार्मूला होता है, जो सबसे कॉमन फार्मूला है, वो होता है 2π/T, है ना। कितना पर सेकंड होता है, या कह सकते हैं 2πn। और ये देखा जाता है कि पर सेकंड, है ना, जो पिछली बार भी जो है आपको पढ़ाया गया होगा कि भैया पर सेकंड कितना होता है ना। अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा हो तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो पर सेकंड कितना होता है, यूनिट इसकी क्या होती है, RPS होती है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है। तो ये ध्यान देना है, तो पर सेकंड देखा जाता है। अच्छा होता है क्या है कि यार RPM दिया होता है ना। अक्सर क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो दिया होता है RPM, यानी पर मिनट दिया होता है। हमको मिनट से मतलब नहीं होता है, हम अगर आप मिनट में करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आपको हमेशा किस में लेना होता है, आपको हमेशा दिया होता है, आपको हमेशा सेकंड में लेना होता है। किस में लेना होता है, सेकंड के अंदर लेना होता है। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही मान लो दिया है ऐसे 60 RPM, तो आप क्या करेंगे 60 में 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पर सेकंड बन जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो पिछली बार भी आपको बताई गई थी, बात समझ में। अभी हम इसको जब बात करेंगे तो और MV। रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, जो सीधे जैसे वो साइकिल का चक्का चलता भी है और घूमता भी है। तो ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन, दोनों को जो है फॉरवर्ड और रोटेट दोनों सेम टाइम पे करती है। इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन, पहला। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता गया है और ये पिछली बार भी मैंने बताया हुआ था। आपको क्या करना है, अभी जस्ट आपको आया V बराबर ओमेगा आर, देखो V बराबर ओमेगा आर। तो हमने कहा यार देखो एक ये बॉडी है, ठीक है सर, बॉडी है, बॉडी पे जो है मास है, उसकी दूरी R1 है, एक्सिस जो घूम रही है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ओमेगा सभी का सेम होता है, सबकी अलग अलग दूरी है। तो अगर मैं मुझे सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालना हूँ, बहुत आसान है सर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, सबका लिख दिया मैंने, स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या किया, स्टेप नंबर 2, मैंने देखा सर ये तो घूम रहा है, चल नहीं घूम रहा है, तो V बराबर ओमेगा आर, और मैंने सब में पुट कर दिया V बराबर ओमेगा आर, V बराबर ओमेगा आर, V बराबर ओमेगा आर। और ओमेगा सबका सेम है, देखो सेम तरीके से घूम रहे हैं, ओमेगा सबका क्या है, सेम है। तो अगर इसमें से ध्यान दो, हाफ और ओमेगा जो सबका सेम है, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा, हाफ ओमेगा को कॉमन ले लो,
तो अगर हाफ ओमेगा को आप कॉमन ले रहे हैं, क्या बच रहा है? पहले वाले में m1 r1 स्क्वायर, दूसरे में m2 r2 स्क्वायर, तीसरे में m3 r3 स्क्वायर। तो बड़े लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोग वाला जिन्होंने बनाया है, इसका एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? आई, जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अब एक तुलना करते हैं, जो ट्रांसलेशन मोशन जिसमें हम बॉल को फेंकते थे, हम चलते थे, कार दौड़ती थी, इसमें क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे बस फर्क क्या? रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फर्क क्या है? यहाँ मास, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना? ये अगला, तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अभी बताया गया आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे ये मास है, ये घूम रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर। आर मतलब परपेंडिकुलर दूरी, ये जो दूरी आप लेते हो ना, ये दूरी आपकी कहाँ गई? ये दूरी आपकी परपेंडिकुलर दूरी है एक्सिस से, तो मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बात समझ में आ गई ना? और मान लो अगर कोई यहीं पर है, देखो यहीं पर है, तो उसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी? अच्छा, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। पहली बात, यूनिट मास की केजी और दूरी की आर और मीटर का स्क्वायर। पहली चीज़, जैसे एग्जांपल ये देखो सर, एक मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। हमको देख के ही लग गया सर, हाँ इसका 0 हो जाएगा। एक है 3 kg का, जो 5 मीटर की दूरी पे है, तो देखो 3 × 5 का स्क्वायर यानी 75 हो गया। अब ये ट्रेंगल वाला देखो, जो अभी ट्रेंगल मैंने बोला था कितना इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे दूरी से मास 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 सबका दिया हुआ है। क्या करें सर? पहले वाले की ध्यान से देखो, ये आपका ऊपर जो दिया हुआ है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सर इसका सबकी पर हमको परपेंडिकुलर दूरी से मतलब है। सर पहले वाले मास की m इंटू परपेंडिकुलर दूरी, देखो इसकी 0, तो m इंटू 0। सर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी l है, देखो हाँ सर l। दूसरे वाले की जब परपेंडिकुलर दूरी आप ये वाली लेते हो, हाइट मत ले लेना, क्योंकि हाइट थोड़ी ज़मीन से थोड़ी लेना है आपको, हमेशा दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ से वो घूम रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रट्टाफिकेशन वाला। सर रटना ही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल रटना ही है। इसको रट पाओ तो रटो, नहीं रट पाओगे तो धोखा हो जाएगा। सर देखिए, रॉड की किनारे से होती है ml²/3, रॉड की बीचों बीच होती है सर ml²/12, और रॉड के अगर बीच से कोई पार हो रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखो ये जो पार हो रहा है ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये भी जो पार हो रहा है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 0 हो जाएगा। सर ये हमने कहा था सर परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। अब ये L है, मान लो टोटल L, तो परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है सर? यही तो परपेंडिकुलर दूरी है, तिरछे मिर्छे से मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? L sin थीटा, तो यानी m/3 L² sin स्क्वायर थीटा। ठीक, पहली चीज़ रट लेना है। रिंग का सर होता है mr²। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जो रिंग होगा वही हॉलो सिलेंडर होगा। अगर रिंग को लपेटते चले जाओ, लपेटते रखते चले जाओ एक दूसरे के ऊपर ढेर सारी, तो हॉलो सिलेंडर बन जाता है। तो याद ही नहीं करना है, जो रिंग का वही हॉलो सिलेंडर का। सर डिस्क कैसे याद करें? रिंग का आधा कर दो, देखो mr²/2, जो डिस्क का वही सॉलिड सिलेंडर का। बिल्कुल सर, याद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, बहुत, फिर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होना चाहिए। फिर हॉलो स्फेयर का 2/3 और सॉलिड स्फेयर का 2/5, ये आपको रटा होना चाहिए। जैसे चलो इसका निकालते हैं एक्स। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने हर टाइप से हम निकालेंगे। अ रिंग ऑफ मास 2 kg, मास दिया है 2 kg, रेडियस दिया हुआ है 10, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। अब ये भी ध्यान देना है कि ये जो एक्सिस है, चूंकि हम बहुत डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं, बट यहाँ देख लो, जो रिंग है, डिस्क है, इन सब की एक्सिस देखो ध्यान से, जो रिंग है, डिस्क है, इन सब की एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। बात समझ में आई? सेंटर से क्या हो रही है? पास। पहली बात तो ध्यान देना है, सबकी एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। तो क्वेश्चन में दिया रहता है सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, बीचों बीच पार हो रही। तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो हमने पूरा लिख दिया कि टू फाइंड, जो भी स्कूल का थोड़ा सा नाटक होता है पूरा लिख दिया। अब आपको लिखना है सर फार्मूला mr²। अब गलती कहाँ होगी सर? सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर। कभी पूरी फिजिक्स में याद रखना, सेंटीमीटर में यूज़ नहीं करना है। बस कैलकुलेशन करो, IMR², 2 × 0.1 का स्क्वायर। अब जिससे इसको भी सॉल्व करने में दिक्कत होगी भैया, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो रिंग का होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा। सर सब कुछ सेम रहेगा अगर यहाँ डिस्क दे दिया जाए। अरे भैया डिस्क दे या सॉलिड सिलेंडर, फ़र्क क्या है? यहाँ I बराबर mr², यहाँ हाफ। अब इस चीज़ का ध्यान देना है, गलती कभी नहीं होगी। तो ये इनको आपको याद रखना है, गलती नहीं। सर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? तो हमने कहा देखो यार ये और आसान थ्योरम है,
कम आप पूछने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है पूछ लेते हैं कई बार स्कूल वाले। तो हमने कहा देखो भैया ये अभी आपको पता हुआ था, ये डिस्क अभी रिंग आपको पता लगा, तो 3 प्लेन होते हैं एक्स वाई और जेड। तो मान लो एक्स 3 प्लेन है, लैमिना ये जो आपकी डिस्क या रिंग रखी हुई है एक्स और वाई प्लेन के अंदर है सर, उसके आगे एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। 3 एक्सिस हैं। तो अब ध्यान सिर्फ एक लाइन देना है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसका आई बराबर अदर दोनों एक्सिस का, उसका आई बराबर अदर। तो यहाँ स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, अबाउट द प्लेन इज द सम ऑफ, देखो ध्यान से, सम ऑफ दोज अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन। जो प्लेन में दोनों हैं, बस इतना ध्यान देना है, जो प्लेन में दोनों हैं उनका सम बराबर तीसरे का। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये कई बार पूछा गया है, रिंग का बताना है आपको डायमीटर के अबाउट, रिंग का बताना है डायमीटर के अबाउट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था सर, ये जो हम ये दो डायमीटर का है जो है ना पहला वाला फिगर डायमीटर, हमने तो जो रटा हुआ है वो बीचों बीच से रटा हुआ है सर, वो बीचों बीच का रटा हुआ है, बस खत्म कहानी ना, कहानी खत्म। एक डायमीटर का पूछा है, हमने 2 मान लिया, हमने मान लिया 2, है ना। अब बताओ I7, मतलब इससे मैंने नंबरिंग अलग से दी हुई थी, है ना, पहले लेक्चर कि सर जो परपेंडिकुलर वाली है बराबर 2, तो हमने परपेंडिकुलर यानी MR स्क्वायर को रटा हुआ है, तो ये बराबर 2 लोग, अब अंदाजे से लगाना, ये बराबर 2 लोग। तो ये बताओ हमको क्या चाहिए, 1 लोग का। देखो I7 बराबर I1 यानी डायमीटर का, अगला भी क्या है, डायमीटर का। तो अगर मुझे कोई एक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, MR स्क्वायर का आधा कर दूंगा, तो हो गया कहानी। और अगर यही डिस्क दी होती सर क्या हो जाता, तो बहुत आसान है, और क्या हो जाता, आसान होगा। अगर भाई जाहिर सी बात है, अगर ये डिस्क दी होती तब क्या होता, तो ये MR स्क्वायर बाई 4 हो जाता। तो पहली बात तो ये हो गई। तो कम पूछता है बट ठीक है, अगर कभी पूछे तो आप कर लीजिए टैकल। अगला आपसे कहा गया है कि भैया ये बताओ कि यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। हमने कहा यार परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर थी, अब ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये इसमें कुछ पैरेलल का लोचा होगा। बिल्कुल भाई पैरेलल का लोचा है। क्या लोचा है देखिएगा, इनका कहना ये है कि भैया देखो, अगर हमको निकालना, ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये लाल इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। देखो ध्यान से, हमें ये जो एक्सिस आपको दी हुई है, अच्छा, हमें ये जो एक्सिस आपको दी हुई है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। बट यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आसान तरीका, उसी के पैरेलल एक एक्सिस मान लो, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो हमने कहा यार एक काम करो, 2 एक्सिस हैं। हाँ सर देखो ध्यान से, सर 2 एक्सिस हैं, बिल्कुल 2 एक्सिस हमने माना, दोनों आपस में क्या है, 2 एक्सिस हैं, पैरेलल हैं, है ना, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, एक्सिस हैं, पैरेलल हैं। पहली चीज़, एक का सेंटर ऑफ मास का हमें पता होता है, अभी आपको बताया था, एक का सेंटर ऑफ मास का हमें पता होता है, उसी में दूसरे वाले का ऐड कर दो। सर ऐड कैसे करें, अरे भैया अभी सिखाया है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला MR स्क्वायर, तो बस आपको MR स्क्वायर ऐड कर देना है। बट यहाँ सर R दिया नहीं है, अरे भैया R ना दिया, D दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लगा के देखो, देखो ये वाला डिस्क का आपको दिया है, आपको टेंजेंट के अबाउट पूछा है, बट हमने तो ऐसा कुछ अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा ये टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, सर हमने कौन सा वाला पढ़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सर हमने जो पढ़ा है वो इसके बीचों बीच वाला पढ़ा है, हमने जो पढ़ा हुआ है वो इसके बीचों बीच वाला पढ़ा हुआ है। हमने कहा बस काम लोहा, इसके बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास। सर कितना होता है, अरे भैया अभी बताया था, डिस्क का होता है MR स्क्वायर बाई 2, आपको फाइंड का। अच्छा इसके बीच की दूरी क्या है, सर जाहिर सी बात है यार, ये दूरी रेडियस होती है, ये दूरी कितनी होती है भैया, ये होती है रेडियस यानी R, बस लगा दो। सर I बराबर, ये जो आपका I पूछा हुआ है यानी इस एक्सिस के बराबर, तो I बराबर एक तो हो गया सेंटर ऑफ मास का, प्लस एक हो गया सर MD स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास का भी आपने बताया कि क्या कितना था, MR स्क्वायर बाई 2, और इसकी दूरी कितना है, मास MR स्क्वायर, तो आधा प्लस 1 यानी 1.5 यानी 3/2 MR स्क्वायर। बस कहानी खत्म, इतना ही पढ़ना है इसमें। अब आते हैं टॉर्क। हालांकि टॉर्क बहुत एक लंबा टॉपिक है, बट हम टॉर्क के बारे में जितनी बेसिक चीज़ें थी वो कवर कर चुके हैं, तो टॉर्क के बारे में जल्दी से कहानी ख़त्म करते हैं। इसके फार्मूले और मिले जितने काम के हैं वो बता के आपको, देखो टॉर्क एक होता है। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है बेटा, टॉर्क का मतलब है तो घुमाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई, अच्छा सबसे पहली बात किस पॉइंट के अबाउट घुमाओगे, तो मैं यहाँ पे लिख दिया अबाउट O, अबाउट है ना ये, तो O के अबाउट घुमाना है। तो क्या करना है इसका जो स्टेप होता है आप बताता हूँ। देखो पहला स्टेप,
फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, यानी फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, और ये जो आपकी ओ है, ओ, यहीं से एक दूरी खींच दो, यहीं से एक जो है परपेंडिकुलर दूरी खींच दो, यहीं से एक जाओ यहाँ पे कटे, तो ये जो दूरी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, इसे ही बोलते हैं क्या, आर परपेंडिकुलर, बस, जिसे लीवर आर्म वगैरह बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, तो हमने कहा जो टॉर्क, तो जो टॉर्क का फार्मूला जितना आएगा मैं सब लिखता हूँ, टॉर्क बराबर फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। देखो इस चैप्टर को हमें जल्दी से ख़त्म करना है, खाली फार्मूला देख के, है ना। अच्छा, दूसरी बात, इट इज़ अ एक्सियल वेक्टर। कोई पूछेगा टॉर्क निकालने को तो आप कैसे निकालोगे, वो डब्बा मेथड। यूनिट क्या आएगी सर, यूनिट जो आएगी वो आपको दिख ही रहा है, न्यूटन मीटर, फोर्स की न्यूटन, इसकी क्या आ जाएगी, मीटर। तो टॉर्क के जितने फार्मूले हैं मैं एक जगह कोशिश करता हूँ सारे फार्मूले लिखने की। एक तो ये हो गया, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप, इससे आप डायरेक्शन फाइंड आउट, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत करेंगे ना वही तब भी क्वेश्चन गलत होने का रहता है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, है ना। रोटेशन जितना काम की चीज़ें उतना पढ़ लेते हैं कि अगर कभी आया तो डायरेक्ट आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा, एक तो पहला ये फार्मूला हो गया, इसको डब्बे के अंदर पैक करो। दूसरा फार्मूला जो डब्बे के अंदर पैक करने के लिए है वो, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है यानी घूम रही है तो टाउ बराबर, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो एक अगर अच्छा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर कभी ऐसा पूछ ले एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अगर कभी ऐसी बातें हों तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। चलिए और देखता हूँ कोई फार्मूला अगर हमको मिल जाए इस लायक का तो उसको भी बता देता हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना। और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, और कुछ भी नहीं। ओके, अब सीधा शुरू हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो टॉर्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखो हम नहीं गए हैं भैया, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना, टाइम अच्छा खासा लेता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर डिफिनीशन हो ही गई है, डिफिनीशन आपको वही ध्यान देना है, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इसमें थोड़ा सा पेश मामला रहता है एंगुलर मोमेंटम में। इसको सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, एल से। अब एल की जितने फार्मूले हैं उस फार्मूले को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला नंबर 1 कि जो एल बराबर होता है वो होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, पहला नॉर्मल जो होता है जैसे इसमें होता था वैसे वो, है ना। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, तो फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर पाथ, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो एल बराबर हो जाता है एम वी। अच्छा, रेडियस भी क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यही क्या हो जाता है एम वी आर। 2 पॉइंट ये हो गया, बात समझ में आ गई ना, 2 पॉइंट आपका ये हो चुका है। तीसरा क्या होता है, अगर कोई प्योर रोटेशन कर रहा है, ध्यान देना, अगर कोई सिर्फ प्योर क्या कर रहा है, रोटेशन, ध्यान देना, अगर कोई प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो एल बराबर हो जाता है आई इंटू ओमेगा। क्या हो जाता है, आई इंटू ओमेगा। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे देखो ये आपको मान लीजिए एक रिंग दी हुई है, ताकि यहाँ से रिंग लेता हूँ या डिस्क ही ले लेता हूँ, कई बार बच्चे जो है, ओके चलो रिंग ले लेता हूँ, ओके रिंग ही ठीक है ना। रिंग ले लिया मैंने, और मैंने ये कहा कि भैया देखो ये जो है इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ठीक है ना, ये आपके इस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रही है, पहली बात ये बीचों बीच। और आपको फाइंड आउट करना है, ये मास दिया है, ये ओमेगा दिया हुआ है, या मास दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है, तो आपको बताना है एल। तो मैंने कहा सर एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। तो आई कितना है रिंग का, सर रिंग का आई होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क होता तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और मैंने यहाँ ओमेगा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतनी सी बात होती है। और अगर कभी ट्रांसलेशन और रोटेशन हो, है ना, तो चौथा फार्मूला आ जाता है, फार्मूला नंबर 4, कि अगर कोई ऐसा हो जैसे चक्का वगैरह जो चल भी रहा, जैसे मैं एक बॉडी बनाता हूँ, एक बॉडी मैंने ऐसी बनाई तिरछी सी, ये बॉडी घूम भी रही है ओमेगा से, और साथ में
आगे चल भी रही है, आगे क्या कर रही है, चल भी रही है। तो अब क्या करेंगे, तो एल बराबर, देखो एल बराबर एल अबाउट ओ, जैसे ना कोई पर एल अबाउट ओ क्या घूमने का, और प्लस जो है वो और आगे बढ़ने का। तो सर आगे बढ़ने का क्या था, आगे बढ़ने का था एम वी आर परपेंडिकुलर। अभी जो फर्स्ट स्टेप वाला और थर्ड स्टेप वाला दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। बात समझ में आ गई ना। बस इतनी बातें हमें पढ़नी होती है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी होती। ठीक, ओके। अब देखो और पॉइंट क्या आता है, चौथा, चौथा पॉइंट आता है कि यार ये जो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि रोटेटरी मोशन का, कि यार डी एल बाई डी टी यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, कब कंजर्व। तो मैं कई सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखता हूँ, देखो कि जो टाउ एक्सटर्नल होता है, देखो टाउ एक्सटर्नल, उसका फार्मूला हो जाएगा डी एल बाई डी टी। सर ये कहीं देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लग रहा होगा, दिखाता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे देखो डी, आपने नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, न्यूटन का सेकंड ला, एफ बराबर डी पी बाई डी टी। हाँ सर ये तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ फोर्स की जगह आ गया है टॉर्क, यहाँ मोमेंटम की जगह आ गया है एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ गई। तो जैसे अगर 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 मैं यहाँ लिखता हूँ टाउ एक्सटर्नल, अगर कभी भी टाउ एक्सटर्नल क्या हो जाए, ज़ीरो, टाउ एक्सटर्नल क्या हो जाए, ज़ीरो, ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब कौन कांस्टेंट हो जाएगा, एल जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये बहुत इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कई सारे केस होते हैं, जिसमें एक सबसे फेमस जो केस होता है वो होता है पहला, कि जब जो है, समझना बता रहा हूँ आपको, ये आपने देखा होगा, ये होता है सन, है ना। तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। ये होता है सन, सन के अराउंड जो है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट अर्थ वगैरह क्या करते हैं, मैंने इसको अर्थ मान लिया, ये अपनी अर्थ है, इस सन के अबाउट अर्थ ऐसे घूमती रहती है। यह सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट कह लीजिए, कोई भी चीज़, चाहे आप सैटेलाइट लीजिए, अर्थ लीजिए, कुछ भी, ये लगातार घूमते रहते हैं, और घूमते रहते हैं तो इसकी एक्सिस पे ही इसका फोर्स लगता रहता है, इस तरीके से फोर्स लगता रहता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपको अभी लॉ में भी पढ़ाया जाएगा। कौन से लॉ में पढ़ाया जाएगा सर, इसको आपको पढ़ाया जाएगा इस वाले लॉ में, बता रहा हूँ, कीपलर्स के लॉ के अंदर, कीपलर्स के लॉ के अंदर। और फार्मूला क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम का, और देखते हैं, एल बराबर, अच्छा हाँ हो गया, बाकी सारे फार्मूले हो गए। अब कुछ भी मुझे नहीं लगता कि आपका छूटा हो। तो इस चैप्टर से हमारी जान छूटी। अब हम चल रहे हैं आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में लेकर, जो आसान चैप्टर है, अब उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपकी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएं। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अब ये आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट सभी को पता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको पता है, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है ना, है ना। पहली बात तो ये हो गया। प्रॉपर्टीज़ इसकी एक बार पढ़ के देख लीजिए, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, सेंट्रल फोर्स होता है, दो मास के बीच में लगता है लाइन जॉइनिंग, लॉन्ग रेंज फोर्स है, प्लानेट और स्टार में भी लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दो मास के किसी भी दो मास के बीच में लगता है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इनडिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर। पाथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, फर्क क्या है, यहाँ आ रहा है खाली। म्यूचुअल फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप कहीं पे रखिए, चांद पे रखिए, ज़मीन में रखिए, अंदर रखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एफ पे, और वेरी वीक है। तो ये बहुत सारी बातें जो आपको पहले से पता है। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और बिलीव हो जाएगा। पहला इसमें आपको निकालना है, आसान है सर, फोर्स निकालना है, जी के टर्म में, जी की वैल्यू नहीं रखेंगे, जी मास कितना है सर, पहले का m, दूसरे का मास कितना है सर 3m, टोटल आपको कितना हो जाएगा सर, यही आपकी 6r, नहीं सर 6r का स्क्वायर, है ना। तो पूरी की पूरी तो आप लिख देंगे gm स्क्वायर, और ये कट जाएगा 36, और ये हो जाएगा नीचे 12r स्क्वायर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन दूसरा सबसे ज़्यादा जो बच्चों से गलत होता है, ये वाला,
वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, दूरी रख देते हैं पहला ऐसे, सर साइड में करता हूँ जी, और अभी देखना गलती क्या होगी, सबसे अचानक से गलती होगी जल्दबाजी में, 2m और 5m, और जो है दूरी कितनी दी हुई है 2r का स्क्वायर, है ना, ये करके चले जाते हैं। बट ये पूरा का पूरा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा आपका, 2-3 नंबर चला जाएगा। क्यों सर, दूरी हमेशा आपको बोला गया है जब बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं बड़े, तो दूरी हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे, सेंटर से। दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे, सेंटर, यानी 1r ये आएगा और 2r ये आएगा, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे दूरी तो मैं लिख देता हूँ, जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस 2r प्लस 2r। अब नहीं सॉल्व करने में दिक्कत है, अब एक बार और आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2/5, 2/5 जी, 2/5 जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए अगला निकालते हैं उसी फोर्स पे, जो हालांकि बहुत ज़्यादा, चलो मास है, आपको बताना है नेट फोर्स मास ए पे क्या आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, साइड सबकी सेम दिख रही होगी, इक्वी, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्यों सर, कैसे आसान है, देखो सबसे पहली बात ये है कि ये एम वाला बी वाला ए को खींचेगा, हाँ सर ये ए को खींचेगा, यानी इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो मैंने कहा हाँ सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, अब सबकी वैल्यू सेम रहेगी। और साथ में ये भी खींच रहा है सर, ये भी खींच रहा है, हाँ ये भी खींच रहा है, तो इस पर भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ में आ गई, 60 डिग्री। तो अगर आप इसको अलग से बनाना चाहें तो देखो ऐसे बनेगा, एक इधर खींच रहा है, एक कहाँ खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो मैंने भी इसको माना एफ, इसको भी माना एफ, क्यों सर, दोनों सेम है। एंगल कितना आया है सर, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स, एफ नेट। और याद रखना जब दो फोर्स सेम होते हैं, आज के बाद जल्दबाजी पूरा फार्मूला आपको बताओ, जब भी दो फोर्स, तो आपको सीधा याद रखना है 2f कॉस थीटा बाई 2। अब बताओ कॉस 60, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो यानी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2f कॉस, है ना, चलो पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, 60/2 यानी कॉस 30, तो 2f कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3f। अब f की वैल्यू रख दो अगर रखना है आपको, सर √3, f की वैल्यू g, दोनों मास सेम है, m स्क्वायर, दूरी कितनी है l स्क्वायर। अगला, अब बताओ, फिर अगला कह रहा है कि देखो दो मास है सर, m1 और m2, बिल्कुल सर दो मास है भैया, m1 और m2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक मास रख रहा हूँ, समझना ध्यान से, है ना, इस बात को, मैं इनके बीच में एक मास रख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा m। तो आपको वो पॉइंट बताना है जहां, अब देखो ध्यान से सर क्या होगा, बता रहा हूँ क्या होगा, है ना, आसानी तरीके से देखो, ये m1 वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सर इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, और ये वाला अपनी तरफ खींचेगा F2 फोर्स से खींचेगा। तो अब जाहिर सी बात है यार, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों इक्वल अमाउंट में खींचेंगे, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का डेरिवेशन होता है लंबा चौड़ा सा, है ना, F1 बराबर F2। तो आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं लंबा चौड़ा डेरिवेशन, बट डायरेक्ट हमेशा ही हमारे टीचरों से भी बोला था आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद करना है। देखो कैसे फार्मूला याद करना है, आप क्या करो, m1 से अगर ले रहे, आप m1 से दूरी निकाल रहे हो, तो मास भी किसका रख दो, m1 का। m2 से निकाल रहे हो तो m2 का मास रख दो, टोटल डिस्टेंस रख दो, और नीचे दोनों मास को अंडर रूट के अंदर ऐड कर दो, सब रूट के अंदर मास रहेगा। तो आप यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट भी निकाल सकते हो। अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात सभी को रटी हुई है, क्लास 9 की, इसलिए बताने की जरूरत है नहीं। तो एक्सेलरेशन ये कब है, जब बॉडी व्हेन फॉल्स फ्रीली, बॉडी फ्रीली फॉल करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, तो इसे बोलते हैं ना, चलो, जिसका फार्मूला होता है GM/r²। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये बात सभी को ध्यान होगी कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट के मास पे नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास, नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल m, यानी ऑब्जेक्ट मास। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, जब हम सरफेस की बात करते हैं, अच्छा एक बात और आपको ध्यान देना है कि अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की नियर द अर्थ सरफेस, तो जी अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर
किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। और अगर मीटर में लिखना चाहें तो आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6400 इंटू 1000 मीटर। तो अगर हम अर्थ सरफेस के पास की बात करेंगे तो दूरी भाई जाहिर सी बात, कहाँ 6400 किलोमीटर, कहाँ 10 15 20 मीटर, तो दूरी को बराबर ले लेते हैं, यानी जी बराबर GM/r²। देखो यही आ जाता है 9.8, और इसे हम 10 के फॉर्म में लेते हैं। अगला, कौन कौन से फैक्टर हैं ये पूछ लिया जाता है जो ग्रेविटी को असर करता है। ध्यान देना, बड़का जी पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन छोटका जी पे असर पड़ता है ना। तो बड़े जी पे असर नहीं पड़ता। एक हाइट, अगर आप हाइट में ऊपर जाएंगे तो जी कम होगा, आप ज़मीन के नीचे जाएंगे तो भी जी क्या होगा, कम होगा। अगला, अगर जो है आप पोल पे जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो वहाँ की रेडियस कम होती है, और रेडियस कम होगी तो जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका अपोजिट इक्वेटर पे होगा। रोटेशन पे क्या होगा, अर्थ का रोटेशन, उसकी वजह से डेरिवेशन आता है। इक्वेटर पे जी क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, और जीरो क्या, पोल पे कितना हो जाता है, जीरो। बात समझ में आई। चलिए, कुछ फार्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे देखो, एक मास है जो अर्थ, अब देखो पहली चीज़ ध्यान से, अगर आप सेंटर से दूरी लेते हो, बस एक चीज़ का ध्यान देना, ये क्या है, सेंटर, ये सेंटर से दूरी लोगे तो ये वाली दूरी कितनी है, जाहिर सी बात है रेडियस है। ये वाली दूरी कितनी है भाई, ये वाली दूरी है रेडियस, तो ये रेडियस है पहली बात। और ये ऊपर हम जो हाइट लेते हैं, ध्यान देना, हाइट हमेशा अर्थ के सरफेस से लेते हैं। देखो मैं सरफेस बना दे रहा हूँ, हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं, अर्थ के सरफेस। तो ये मैंने लिख दिया सरफेस, ये खाली गलती होती है सबसे, सरफेस। ठीक, जी हाइट का फार्मूला आया जी 1+h/r का स्क्वायर। इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया एलसीएम लेके। जब आप एलसीएम लेंगे r, एल नीचे, और ये क्या हो जाएगा r+h, तो r² कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एक फार्मूला क्रिएट हो गया। बस ध्यान क्या देना है, h हमेशा अर्थ सरफेस से लेना है। मैं सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। h हमेशा कहाँ से लेना है, अर्थ सरफेस से ही लेना है। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है पहला। अब r जो दिया है ना, ध्यान से देखना, r कहाँ से दिया है, तो मैंने तीनों लैंग्वेज लिख दिया है। एक बार r दिया है अर्थ के सरफेस से, उसके बाद मैंने लिख दिया 2r, लेकिन 2r कहाँ से, अर्थ के सेंटर से, लेकिन क्वेश्चन वही है। फिर मैंने लिख दिया 6400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। बात एक ही है। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी डैश, अरे किससे कर रहा, ओके, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले आराम से फार्मूला लिखिएगा सर, जी ये वाला जो फार्मूला आपको मन कहे, 1+h/r का स्क्वायर। सर जी को जी रहने दिया, जी को जी, 1+ हाइट कितना लोगे सर, r ही लेना है। कितना लेना है, r। तो r बराबर क्या हो गया, तो यहाँ मैं पूरा ओवरऑल लिख देता हूँ, ओवरऑल सबके लिए r बराबर क्या हो गया, h, या h बराबर r लिखो ना, हाइट बराबर h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यही मिस्टेक होगी। 1+r/r का स्क्वायर, बताओ r/r कितना हो गया, 1, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1+1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, g/4। अब एक्चुअल वैल्यू, अच्छा g/4 ये क्या है सर, ये g/4 बचा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, तो हमने कहा सर g/4 बचा है, यानी 1/4 बचा है, यानी कह सकते हैं सर 25% जो है वो बचा। सर कितना खत्म हुआ, अबे बाओ कितना खत्म हुआ, तो 75% क्या हो गया, डिक्रीज। बात समझ में आई। अब जिसको इस फार्मूले से करना है, इस फार्मूले से कर ले यार डायरेक्ट, और दूसरे वाले फार्मूले से सर जी डैश बराबर जी, ठीक है, आर के बाद r+h का होल स्क्वायर। तो r को r रखा, r और हाइट भी कितनी है, r है ना, और यहाँ g और यहाँ स्क्वायर। बताओ r ये 2r हो जाएगा, कट गया, तो g 1/2 का स्क्वायर, यानी g/4। बात क्या है, एक ही है। बात क्या है भैया, बात एक ही है, कोई झंझट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन मैंने लिया। अब इस बार किलोमीटर, देखो किलोमीटर वाला ले लेते हैं, एक क्वेश्चन किलोमीटर का। तो यहाँ पे लेता हूँ किलोमीटर। इस बार आपको दिया है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर अबव सरफेस। अब ये कैलकुलेशन है तो आपको करनी है। अब क्या करूँगा सर, फार्मूला अप्लाई करना है भैया। कौन सा वाला सर, ये दूसरा वाला प्रेफर करते हैं, दूसरा आसान था, इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। ठीक, तो मैंने कहा यार ले ले। तो जी डैश, तुम पूरा फार्मूला लिखना, पेपर अगर अभी आएगा तो मैंने लिखा जी
पहले लिखा सर आर आर सर आर 6400 किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किलोमीटर ही लिखिए क्योंकि नीचे भी किलोमीटर आएगा। और 6400 प्लस 800 कितना हो जाएगा, और ये क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया जी, और ये हो गया आपका 6400 अपॉन 7200। किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो झंझट ही नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो जब इसको सॉल्व करोगे, जी की वैल्यू मैंने रखा 9.8, मैंने खुद सॉल्व मतलब किया लेकिन कैलकुलेटर से, आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करिएगा तो ये आएगा 7.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलिए, उसके बाद हमने एक और ले लिया और उसमें हमने लिया मान लीजिए 400 किलोमीटर। फिर से सेम कैटेगरी आएगी सर, सेम अप्लाई। इस बार और सिंपल तरीके से करते हैं कि सर देखो ऊपर हमने रख दिया 6400 और नीचे डायरेक्ट दोनों को ऐड करना था, 64 4 6800 है ना, और जी यहाँ पे रहेगा और इसको स्क्वायर कर दिया। तो इस बार क्या होगा सर, इस बार होगा यहाँ पे रहेगा आपका 9.8 और इसको दोनों को सॉल्व किया है ना, तो ये आपका 0.94 का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 9.8, ये थोड़ी कैलकुलेशन तो है भाई, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन तो है, और ये पूरा सॉल्व करने पे 8.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चलिए ना, कहानी समझ में आई। तो इस तरीके से आपको पूरी कहानी करनी। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, फिर बताता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि किस हाइट पर, जैसे हम कहते हैं ना ऊपर गए, तो एक बात बता देता हूँ, यहाँ ऊपर तो जी हाइट है, तो एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे जी डेप्थ, तो जो दोनों एक साथ लिख देता हूँ कि ये तो हाइट है, जी डेप्थ जब आप ज़मीन के नीचे जाएंगे तब जी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आपका फार्मूला डायरेक्ट आता है डेरिवेशन से, 1 माइनस डी बाई आर, और ये जो डी है वो भी कहाँ से है, अर्थ के सरफेस से। कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, है ना, बात समझ में आ गई। और सेंटर पे क्या हो जाएगा, डी बराबर आर, तो आर बाई आर कितना हो जाएगा 1, तो सेंटर पे 0 हो जाता है। चलो तो एक बार देख लो क्या करना है, ये हमेशा पूछा जाता है तो आपसे भी हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना, आंसर याद रख लेना बाद में। बस देखो इन्होंने कहा कि यार आप ऊपर जाइए और नीचे जाइए, कब दोनों किस हाइट पर दोनों बराबर होंगे, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हमने स्टेप 1 हाइट वाला लिखा, स्टेप 2 डेप्थ वाला लिखा, उसके बाद दोनों को बराबर किया, और करते करते अगर ध्यान से देखें यहाँ जी से जी क्या हो गया, रवाना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो हाइट को सॉल्व करना है तो पहले स्क्वायर रूट लिया, यहाँ देखो इस स्टेप में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि स्क्वायर था, ये आ गया। आपको क्या निकाला, आर करना था तो आपने इसको क्या कर दिया उल्टा, देखो आपको फाइंड आउट करना था तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दो, आपने इन्वर्स कर दिया है ना, इन्वर्स क्यों, ताकि हमको हाइट आसानी से मिल जाए। तो जैसे इन्वर्स करेंगे तो 1 माइनस डी बाई आर जो है वो नीचे चला जाएगा और आर जो है ऊपर चला जाएगा। और मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे चाहिए था हाइट, तो ये आर कहाँ चला जाएगा, उस तरफ माइनस के अंदर। अब इतना तो इतना सब कर ले जाएंगे, यही दिक्कत होती है, और इसको रट लेना। फिर बोल रहा हूँ ये वाला स्टेप रटना, सीधे बोल रहा हूँ ये स्टेप रट लेना डेरिवेशन में, कि भाई चूंकि डी या डेप्थ बहुत कम होती है हाइट के रेडियस के मुकाबले में, तो बाइनोमियल एक तरीका होता है वो यूज़ करने का, वो यूज़ किया जाता है ना बाइनोमियल, और सीधा यूज़ करके भाई साहब सॉल्व करके लंबा चौड़ा आपको ये याद रट लेना है, h बराबर डी बाई टू, या आप रट लेना d बराबर 2h, बात एक ही है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं स्केप वेलोसिटी पे, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेविटेशन का, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है स्केप वेलोसिटी। स्केप का मतलब क्या होता है, भगा दिया, क्या होता है ये, इसको डिनोट ऐसे करते हैं वी स्केप। पढ़ के एक बार देखो, डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड दें एक ऑब्जेक्ट को ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ जो उसको खींच रही है, किसी के खिंचाव से भाग जाना, तो ऐसे ही लाइफ में भी किसी के खिंचाव से भाग जाना, इतनी स्पीड दी जाए कि वो किसी भी अर्थ के जो अट्रैक्शन फोर्स है विदाउट एनी, ताकि वो आए ना, यानी कुल मिला जुला के इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल क्या है, 0 है। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा सर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट को है ना स्पीड दिया, v स्पीड दिया जिसको स्केप, मास a है, वो अर्थ के कहाँ चला गया है भैया,
बी वाले पार्ट पे चला गया है, यानी इनफाइनाइट पे चला गया है। अब एक बात और यहीं पे अब बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि जो इनफाइनाइट होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो। और वहाँ पे यू यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ के सरफेस पे यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी एम स्मॉल एम, यानी इसका अपॉन आर। ये अब कैसे क्या डेरिवेशन करना है सर, कई बार डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो हमने कहा देखिए भैया आसान तरीका ये है, ए से लेके बी तक एक तरीका होता है, ए से लेके बी तक आप अप्लाई करिए, अप्लाई पूरा आप लिख लीजिएगा, मैं खाली बोल दे रहा हूँ, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है सर, ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। तो ए वाले पॉइंट का प्लस बी वाले पॉइंट का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ए वाले का लिखते हैं सर, ये वाला का आसान है, अभी पूरा हो गया, हाफ काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, यानी वही एस्केप का बात है कि प्लस अभी आपने बताया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होती है GM अपॉन आर, और प्लस यानी इज इक्वल टू फाइनल क्या है, ज़ीरो, दोनों क्या हैं, ज़ीरो। ये तो आसान हो गया सर। अब क्या करना है सर, हाफ MV² बराबर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस GM अपॉन आर। मास से मास क्या हो गया, रवाना, बात समझ में आ गई, और बन गया हमारा V², यानी अब स्केप लिख देता हूँ, स्क्वायर, 2 उधर जाएगा, 2GM/R। इसी को दूसरे फार्मूले में लिखा जाता है 2GR अंडर रूट। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, सर ये कहाँ से आ गया, तो हमने कहा भैया देख ले यार, बहुत आसान तरीके से आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। सर कैसे दिमाग लगाएं, इधर को देख लो भैया, दिमाग इसको लगाना है कि सर देखिए हमने पढ़ा था जो छोटका जी होता है वो छोटका जी GM/R स्क्वायर होता था, हमें क्या है GM मिला है, हमें क्या है GM, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा सर। अगर मैं GM की वैल्यू ले लूँ तो ये बन जाएगा क्या, GR²। तो देखो 2GM/R, तो यहाँ पे रख दो 2GM की वैल्यू GR²/R, एक R से R क्या हो गया, रवाना, है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक मिस्टेक मुझसे हुई, और वो क्या है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, पहली बात। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, जो स्केप वेलोसिटी है, देखो ये स्केप वेलोसिटी है, ये भी डिपेंड नहीं कर रही है, नॉट डिपेंड, स्केप वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही है ऑन m, यानी ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा, जब अर्थ की बात करते हैं, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, है ना, तो स्टार लगा लेना, स्टार अर्थ की बात करते हैं, यहाँ से कितना 11, ये सॉल्व करने पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है, क्या आता है, 11.2 पर सेकंड आता है, ठीक। एक मिनट, कमेंट आ रहा है सर क्या पढ़ूं, तो भैया वीडियो बन रहा है इसलिए इतनी मेहनत की जा रही। अब लास्ट आते हैं कीपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। फिर बता रहा हूँ 100% किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्कूल के अगर ग्रेविटेशन दिया जाता है, कीपलर्स के तीनों लॉ फिक्स होते हैं, बात समझ में आ गई। तो आप कैसे याद करना है, आसान, एवरी प्लानट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो स्टेटमेंट आप खाली याद कर लीजिएगा, हर प्लानट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है विद सन एट इस फोकस, एक फोकस पे होता है। क्या मतलब, ये देखो इस तरीके से एलिप्टिकल, यानी पूरा अर्थ सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है, ये इसका सेंटर होता है, ये सेंटर आपको दिख रहा है, तो सन उसके सेंटर पे नहीं होता है, सन क्या होता है, देखो सन इज नॉट एट द सेंटर, सन होता है उसके फोकस पे, तो F1 और F2। अब जो सन के पास वाला हिस्सा होता है उसे पेरीजी बोलते हैं या पेरीहिलॉन बोलते हैं, और जो दूर का हिस्सा होता है उसे एपोजी। ये तो पहला था। दूसरा सीधा स्टेटमेंट आपको याद करना है, अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लानट, एक लाइन जो प्लानट को ज्वाइन करती है एंड सन, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करती, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, स्वीप्स करते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, सीधा आप ये कह सकते हैं। दूसरा कि दिस लॉ एक्सप्रेस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल मोशन, तो मैंने पहले ही कहा था कीपलर्स के लॉ में आएगा कि कोई भी प्लानट जो है घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। तो MVR बराबर कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है
क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अच्छा v, इससे क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी आप ये कह सकते हैं कि देखो सन से पेरिस ही बहुत पास में है तो रेडियस कम है तो स्पीड क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। थर्ड ला सबसे इंपॉर्टेंट है, टी डायरेक्ट याद करना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, डायरेक्ट याद करना, कोई झंझट नहीं है। क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो पहला है कि अगर जो अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है आपको। पहला ये कहा जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि जो आर है, अगर रेडियस, ध्यान से देखना, अगर रेडियस आर से हो जाए r/2 तो टाइम पीरियड जो पहले से है वो कितना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। सबके अपने अपने तरीके हैं, मेरे तरीके देखो। तो मैंने लिखा भैया टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा सर जो नया वाला टाइम पीरियड रहेगा वो रेडियस हो गई है r/2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, r/8 कितना हो जाएगा, r/8। सभी को दिख रहा होगा। तो सर टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा जो टाइम पीरियड हो जाएगा, चूंकि ये देखो अंडर रूट, अब r हटा देते हैं, √1 ये हो जाएगा, और इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स। बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2√2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो और कोई ऐसा लेते हैं जो स्क्वायर वगैरह जो और आसानी से बन जाए। तो एक लेते हैं, अगर रेडियस को r से, अच्छा डबल r से हमने कर दिया 4r, चूँकि ना, अच्छा 4r क्यों नोट्स में लिखा हमेशा होता है कि 4r में ना डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो टाइम पीरियड, तो हमने कहा सर टाइम पीरियड देखते हैं कितना हो जाएगा। तो फिर से सर टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, तो मैंने कहा जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा स्क्वायर वो 4r की पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64। तो टी कितना आएगा सर, टी डैश, तो ये हो जाएगा √64, यानी कितना आ जाएगा 8t के बराबर आ जाएगा। कहानी समझ में आई। ये पूरी बात होती है। तो ये मुझे लगता है पूरा खत्म होता हुआ ये पूरा का पूरा। लास्ट चलते हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी ये वाला चैप्टर इलास्टिसिटी। तो पहली चीज़ तो ये देखते हैं, देखो है ना, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हालांकि चैप्टर में दम है नहीं बहुत ज़्यादा, बट जल्दी से कवर करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने कहा देखो इलास्टिसिटी, इस डिफिनीशन इंपॉर्टेंट होती है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पहली चीज़ ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बाई विच इट टेंड टू रीगेन, ये अपने शेप को, ओरिजिनल शेप को मेंटेन करता है। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, रिमूव। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रबड़ को खींचते हैं, जब तक आप फोर्स लगाते हैं वो खिंचा रहता है, जैसे ही फोर्स हटा देते हैं वो रबड़ फिर से अपने शेप में मेंटेन हो जाता है। इसे ही बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। तो ये होता है, और जो नहीं होते हैं उन्हें इनइलास्टिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है जो आपको रट लेनी है हर हाल में, सबसे ज़्यादा स्प्रिंग की होती है, फिर स्टील की होती है, फिर एल्युमिनियम की होती है। इन सब में रबड़ की सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो हमें लगता है कि रबड़ की मैक्सिमम होती है, बट सबसे कम होती है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यही जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर देखा जाए फोर्स, है ना, फोर्स बोल दो या रीस्टोरिंग फोर्स बोल दो, तो कुल मिला जुला के फोर्स बाई एरिया, है ना। तो फोर्स की जगह रीस्टोरिंग लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट ये रहेगा। स्ट्रेन क्या होता है सर, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन, वेट करते हैं, स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, यानी अगर आपको ध्यान है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं और अच्छे तरीके से, चेंज, कितना चेंज आया है और इसका ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल, और ये डायमेंशन है। क्यों डायमेंशन है, इसकी भी ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, है ना। उसके बाद आते हैं इलास्टिक जो है मॉडुलस। कई सारे मॉडुलस हैं जो बहुत फेमस होते हैं, है ना। हुक्स लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा देता हूँ, तो कहीं भी आ गया तो निपट जाओगे। हुक्स लॉ, हुक्स जो है, एक मिनट, हुक्स लॉ ये कहता है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस प्रोड्यूस, यानी जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसा नहीं अनलिमिटेड, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो इसका जो ग्राफ आ जाता है, तो मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूँ, ये आपका लिख देता हूँ स्ट्रेस, इधर लिख देता हूँ स्ट्रेन,
और जब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये बात सभी को क्लियर होती है कि ग्राफ कैसा आता है, यहाँ सीधा आता है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी उसकी लिमिट के अंदर, अनलिमिटेड नहीं खींचते जाओ स्ट्रेन बढ़ता जाएगा ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। तो ये होता है पहला। तो यहाँ पे जो मॉडुलस आता है इलास्टिसिटी, तो इसे ही बोलते हैं ई। तो एक अगर यहाँ पे देखा जाए स्ट्रेस, तो अगर स्ट्रेस लिखा जाए तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को ही बोल देते हैं मॉडुलस, इलास्टिसिटी का मॉडुलस जिसको ई हम देते हैं। तो ई हो जाता है स्ट्रेन। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लो यहाँ से कि जो ई होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, वो क्या होगा सर, वो सब में होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस पहली चीज़। अब एक होता है यंग मॉडुलस जो लेंथ में चलता है ना, कंप्रेसिव या लेंथ में चलता है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या था, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन था डेल्टा एल बाई एल। एक होता है शीयर, है ना, शीयर, और एक होता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस ये दोनों ये बहुत काम आते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो ध्यान से, बल्क मॉडुलस का मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर वगैरह की कहानी है यहाँ पे ये, ठीक है ना, कि अगर आप चारों तरफ से इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, अंडर प्रेशर वॉल्यूम, है ना, प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है, माइनस। तो इसका स्ट्रेन क्या आएगा, इसका माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है डेल्टा वी बाई वी। बात समझिए, तो फार्मूला आपका बन गया। और एक और यहाँ पे नोट पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कंप्रेसिबिलिटी सी बराबर 1/b, यानी 1/b बल्क मॉडुलस जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो इतनी कहानी होती है, बाकी पॉइजन्स रेशियो काम का नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर। मुझे लगता है अगर इतना हम पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप सच में बताना, हालांकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, है ना। अच्छा, मेन बात ये नहीं होती, सारी चीज़ें दिमाग में तो होती नहीं है, मेन बात ये होती है कि यार आप सारा कंटेंट इकट्ठा करो, उसके बाद आओ बनाओ और उसके बाद अपलोड करो, बड़ा टाइम लगता है ना। चलिए, तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दूर दूर तक शेयर करिएगा सभी बच्चों तक, और लाइक ज़रूर ठोकिएगा, कमेंट भी ठोकिएगा। थैंक यू वेरी मच।